हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 7 का मोशन फोर्स एंड वर्क लेक्चर 2। लेक्चर 1 में हमने बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, फिर यूनिट कैसे फाइंड करते हैं, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, हमने ये सब पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा होगा तो फिर प्लीज़ जाके वो देख लेना। आज हम लोग एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। तो फिर एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, हम लोग पहले रीड करते हैं थोड़ा सा। इन द प्रीवियस एग्जाम्पल द ट्रक कवर्ड द डिस्टेंस ए बी एट द वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब हमने प्रीवियस एग्जाम्पल, मतलब ये ट्रक वाला एग्जाम्पल हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो इस एग्जाम्पल में जो ट्रक था उसने ए बी कवर किया था 60 किलोमीटर पर आवर पे। इतना उसने 60 किलोमीटर पर आवर हमको फाइंड करना था। आपको याद होगा, हमको फाइंड करना था, अगर हमको इन किलोमीटर पर आवर इधर दिया है वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर, तो फिर हमको ये फाइंड करना था। हमने ऐसे करके फाइंड किया था कि उसको 10 किलोमीटर इधर दिया है, हमको 10 किलोमीटर के लिए उसको 10 मिनट्स लगे। हमने ऐसे सब करके सॉल्व किया था। तो फिर इधर ऐसे बताया है उसको 60 किलोमीटर पर आवर लगा। फिर मैंने आपको सम्स दिए थे प्रैक्टिस के लिए, मतलब BC और CD का निकालना था आपको किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी। तो फिर इधर आंसर दिया, BC को उसको लगा 30 किलोमीटर पर आवर और CD को लगा 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब CD ट्रैवल करने के लिए 40 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब it means that the velocity for the distance CD is greater than the velocity for distance BC। मतलब कि CD का जो वेलोसिटी लगा उसको वो था 40 किलोमीटर और BC का था 30 किलोमीटर। तो CD का जो वेलोसिटी लगा वो ज़्यादा था, है ना। From the number of seconds required for this change in velocity to take place, the change in velocity per second can be deduced. This is called acceleration। मतलब कि फ्रॉम द नंबर ऑफ सेकेंड्स, मतलब उसको कितना नंबर ऑफ सेकेंड्स लगा इस वेलोसिटी में चेंज होने के लिए। मतलब चेंज हुई ना वेलोसिटी, 30 किलोमीटर था, फिर CD पे हुआ 40 किलोमीटर पर आवर। तो फिर उसको कितना मतलब कितने नंबर ऑफ सेकेंड्स लगे उसको वेलोसिटी चेंज करने में। स्पीड बढ़ाई ना उसने, एक्सीलरेट किया। द चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड, मतलब जो हर सेकेंड में, पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। मतलब चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी चेंज की, कितनी चेंज की, कितने और टाइम टेकन फॉर चेंज, मतलब कितना टाइम लगा वो वेलोसिटी को चेंज करने में, उसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, जैसे स्कूटर्स गाड़ी में होता है एक्सेलरेशन, ऐसे स्पीड बढ़ाने के लिए, नहीं तो कम करने के लिए। तो फिर द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, तो एक पर्टिकुलर टाइम में जो इतनी वेलोसिटी उसकी चेंज हुई उसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। उसका फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज। रिड्यूस मतलब फाइंड आउट। तो फिर उसको चेंज इन वेलोसिटी उसकी कितनी थी, हम लोग, हाँ अभी इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज, उसमें ये बुक में नहीं है पर मैं आपको बता देती हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए कि एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू जो फाइनल वेलोसिटी है, मतलब चेंज कर दी। सपोज 30 और 40 किलोमीटर पर आवर वाला एग्जांपल लेते हैं। 30 किलोमीटर थी, फिर उसने चेंज कर दिया वेलोसिटी 40 किलोमीटर। तो फिर हम लोग कैसे करेंगे, जो फाइनल वेलोसिटी मतलब 40 किलोमीटर उसकी थी, उसमें से हम लोग माइनस करेंगे 30 किलोमीटर, मतलब स्टार्टिंग की वेलोसिटी ये है और उसमें से मतलब बाद में लास्ट की वेलोसिटी ये थी, चेंज फाइनल वेलोसिटी, और ये इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग की वेलोसिटी।
तो फिर 40 - 30 अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज, मतलब टाइम, उसको कितना टाइम लग रहा है ना, वो नीचे लिखेंगे। तो फिर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 10 अपॉन टाइम था वो जो नीचे टाइम होगा वो हम लोग लिख देंगे, फिर डिवाइड करेंगे तो हमारा एक्सेलरेशन हमको मिल जाएगा। You know that the truck driver increases or decreases the velocity of the truck by means of the accelerator. एक्सेलरेटर होता है वो गाड़ी में, ट्रक्स में, स्कूटर में, उसे इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं स्पीड। You might have seen a toy car that runs on a clockwork spring. When it is released on a flat floor, after winding up the string, it goes in a straight line. However, when it is hit on one side, it changes direction and keeps going. मतलब कि एक आपने वो देखी होगी टॉय कार, जो क्लॉकवर्क जो स्प्रिंग होती है उस पर चलती है ना, वो वाली खिलौने वाली गाड़ी। तो फिर जब भी उसको हम लोग एक फ्लैट फ्लोर पे ऐसे छोड़ते हैं नीचे चलने के लिए, तो मतलब स्प्रिंग को घुमा के, तो एक स्ट्रेट लाइन में जाती है। पर अगर वो एक साइड पे किधर वो टकराएगी तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी। फिर अगर वो एक वॉल पे, मतलब एक इधर वॉल आ गई है, वो एक चीज़ पे टकराई तो उसने डायरेक्शन चेंज कर ली। फिर इधर एक वॉल है, तो फिर इधर एक वॉल है, तो फिर वो रुक जाएगी इससे टकरा के, तो फिर वो उधर वॉल पे टकरा के रुक जाएगी। इसका मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हुई। और ये क्यों हुआ? क्योंकि कार एक एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में है, इसके लिए। ऑन अ फुटबॉल ग्राउंड, हाउ डज द डायरेक्शन ऑफ द बॉल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन चेंज? जब भी कोई प्लेयर फुटबॉल ग्राउंड पे बॉल की डायरेक्शन एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है सपोज बॉल, तो उसकी डायरेक्शन कैसे चेंज होगी? क्योंकि अगर कोई फुटबॉल प्लेयर उसको लात मारेगा तो चेंज होगी। हम लोग देखते हैं कि कोई प्लेयर उसका डायरेक्शन चेंज करता है किक करके उसको। जब भी डायरेक्शन चेंज होती है, व्हेन डायरेक्शन चेंजेस द वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंजेस, मतलब डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। और वेलोसिटी चेंज हुई मतलब एक्सेलरेशन हुआ। द इंटरेक्शन दैट ब्रिंग्स अबाउट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। मतलब कि एक्सेलरेशन किसकी वजह से होता है? फोर्स की वजह से। मतलब अगर कुछ फोर्स लगा, सपोज एक बॉल जा रही है इधर ऐसे स्ट्रेट लाइन में, इधर मैंने फोर्स लगाया और उसको इधर धक्का दे दिया, फोर्स इधर से फोर्स लगाया और उसको इधर धक्का दे दिया, तो उसकी वेलोसिटी तो इसकी डायरेक्शन चेंज हुई। हमने पढ़ा कि डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। तो फिर इधर फोर्स था तो फोर्स की वजह से चेंज हुई डायरेक्शन, और डायरेक्शन चेंज हुई तो वेलोसिटी भी चेंज हुई, तो फिर उसी को एक्सेलरेशन बोलते हैं। और एक्सेलरेशन फोर्स की वजह से होता है। फोर्स एक बॉडी पे एक्ट करता है तभी एक्सेलरेशन होता है, डायरेक्शन चेंज होके। अभी हमको एक इधर छोटा सा ऐसे टास्क दिया है कि हमको फाइंड करना है कि एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे होता है वो हम लोग देख लेते हैं। आपको याद होगा, हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था ये टेबल। आपको याद होगा कि कैसे फाइंड करते। 2 स्टेप्स बताए थे मैंने आपको। एक वाइट स्क्रीन पे दिखाती हूँ। तो मैं अभी वाइट स्क्रीन पे लेके आ गई हूँ। अभी इसमें मैं दिखाती हूँ कि कैसे फाइंड करेंगे। 2 मैंने टास्क बताए थे क्या करने का। सबसे पहले फॉर्मूला एक्सेलरेशन, इधर हमको एक्सेलरेशन का ढूंढना यूनिट। फिर सबसे पहले फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का चेंज इन वेलोसिटी। मतलब पूरा नहीं लिख सकती इसलिए शॉर्ट में लिख रही हूँ। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो भी दोनों का यूनिट, वेलोसिटी का यूनिट और टाइम का यूनिट, दोनों का यूनिट लिखेंगे। तो फिर वेलोसिटी का यूनिट आपको याद होगा मीटर पर सेकंड होता है, वेलोसिटी और स्पीड का। हमने फाइंड आउट किया था ना प्रीवियस लेक्चर में कि स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड।
तो फिर वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मतलब सेकेंड 2 बारी आ रहा है, तो 2 बारी आ रहा है इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर मतलब कि 2 बारी है सेकेंड, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने इसको वेरीफाई कर दिया है, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी हम लोग और एक टॉपिक देखेंगे, फोर्स एंड एक्सेलरेशन। एक वो दिया है हमको एक्सपेरिमेंट, टेक अ ग्लास मार्बल एंड लेट इट रोल ऑन अ बिग स्मूथ टेबल टॉप। एक टेबल का टॉप पे, मतलब एक टेबल पे एक कांच का मार्बल लो और उसको रोल होने दो। आफ्टर सम टाइम इट्स वेलोसिटी विल डिक्रीज एंड इट विल स्टॉप। कुछ देर के बाद वो रुक जाएगा, मतलब ये रोल हो रहा है तो फिर कुछ देर के बाद उसकी वेलोसिटी कम होगी और वो रुक जाएगा। ऑन अ कैरम बोर्ड 2, द कैरम कॉइन पुश्ड बाय अ स्ट्राइकर विल मूव फॉरवर्ड सम डिस्टेंस एंड देन कम टू अ स्टॉप। ये आपको पता होगा, कैरम आपने खेला होगा, तो फिर कैरम खेलते हैं तो फिर हम लोग स्ट्राइकर से कॉइन को ऐसे पुश करते हैं, तो फिर स्ट्राइकर थोड़ी देर तक आगे जाएगा, फिर वो कुछ डिस्टेंस पे आके फिर रुक जाएगा। इफ़ द कॉइन इज पुश्ड आफ्टर अप्लाइंग टैल्कम पाउडर टू द कैरम बोर्ड इट विल कीप मूविंग फॉर अ लॉन्गर टाइम। मतलब आपको पता होगा कि कैरम बोर्ड पे हम लोग पाउडर लगाते ताकि वो फ्रिक्शन कम हो जाए कॉइन्स और कैरम बोर्ड के बीच में। तो फिर अगर फिर पाउडर लगाया फिर स्ट्राइकर से मारा तो फिर जो स्ट्राइकर है वो ज़्यादा देर तक चलेगा फिर रुकेगा। इससे हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इससे हम लोग क्या इन्फर कर सकते हैं, इधर दी है कैरम बोर्ड की वो इमेज, कैसे स्ट्राइकर से मारेंगे तो फिर वो थोड़ी देर तक चलेगा, ऐसे जो मैंने समझाया। द वेलोसिटी ऑफ द कॉइन डिक्रीजेस ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड द कॉइन स्टॉप्स। जो वेलोसिटी होती है कॉइन की, मतलब कैरम का जो कॉइन्स होते हैं उसकी वेलोसिटी कौन से फोर्स की वजह से रुकता है, फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो जाती है। मतलब अगर ज़्यादा फ्रिक्शन होगा तो फिर उसकी जल्दी डिक्रीज़ हो जाएगी वेलोसिटी और कॉइन रुक जाएगा। अगर फ्रिक्शन कैरम बोर्ड और कॉइन के बीच का जो फ्रिक्शन, मतलब पाउडर डाल के उसको कम कर दिया है फ्रिक्शन को, तो फिर कॉइन ज़्यादा देर तक उस बोर्ड पे चलेगा फिर रुकेगा। It would mean that if no force of friction is acting on a moving body, it will keep moving with a constant velocity. मतलब कि अगर कोई भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो एक मूविंग बॉडी पे एक्ट नहीं कर रहा है तो फिर वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलता रहेगा। लेकिन अगर कोई भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करने लगा एक मूविंग बॉडी पे तो फिर वो रुक जाएगा, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, चेंज हो जाएगी। और वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो एक्सेलरेशन भी चेंज हो जाएगा उसका, मतलब एक्सेलरेशन अकर होगा। द साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन वाज द फर्स्ट टू स्टडी फोर्स एंड द रिजल्टिंग एक्सेलरेशन। तो फिर वो जो फ्रिक्शनल फोर्स हमने अभी जो पढ़ा, वो जो साइंटिस्ट थे सर आइजैक न्यूटन, उन्होंने फर्स्ट पढ़ा था ये फोर्स और एक्सेलरेशन, जो भी रिजल्टिंग एक्सेलरेशन होगा वो, कि वो कांस्टेंट रहेगा। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन अगर फ्रिक्शन है तो फिर एक्सेलरेशन होगा। ये उन्होंने सबसे पहले इसे स्टडी किया था। हम लोग इस लेक्चर में और एक टॉपिक ले लेते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सर आइजैक न्यूटन, ये ऐसे शॉर्ट में लिखा है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि उनका फर्स्ट लॉ क्या था मोशन का। If no force is acting on a body, its velocity does not change. That is, the body does not accelerate. मतलब अगर कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है एक बॉडी पे तो उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है कोई भी बॉडी पे तो फिर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। हमने पढ़ा इधर, अगर फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा तो फिर उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। अगर फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है तो फिर वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही है। दैट इज़ द बॉडी डज नॉट एक्सेलरेट, मतलब उसमें कुछ एक्सेलरेशन नहीं हुआ, मतलब कम भी नहीं हुआ ज़्यादा भी नहीं हुआ, कांस्टेंट है। इन अदर वर्ड्स
इफ़ बॉडी स्टेशनरी इट विल रिमेन स्टेशनरी। मतलब कि अगर कोई बॉडी रुकी हुई है, स्टेशनरी मतलब रेस्ट पे है, रेस्ट, तो फिर वो रेस्ट पे ही रहेगी। अगर एक बॉडी वो मोशन में है तो फिर वो सेम वेलोसिटी के साथ सेम डायरेक्शन में वो चलती रहेगी, कंटिन्यू करेगी चलना। ये उनका फर्स्ट लॉ था मोशन का। यू हैव लर्न व्हाट इज मीन्ड बाय फोर्स। हमको पता है फोर्स क्या होता है। यू हैव सीन दैट अ बॉडी इज एक्सेलरेटेड ड्यू टू फोर्स। हमने अभी अभी पढ़ा कि कोई भी बॉडी एक्सेलरेट होती है फोर्स की वजह से। क्योंकि अगर सपोज वो कैरम बोर्ड का एग्जांपल लेती हूँ, सपोज फ्रिक्शन है कैरम बोर्ड और उसके बीच में, फ्रिक्शन है, ज़्यादा फ्रिक्शन है, तो फिर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। मतलब वो कॉइन रुक जाएगा, धीरे धीरे करके डिक्रीज़ हो जाएगी उसकी वेलोसिटी और उससे एक्सेलरेशन होगा, मतलब कम डिक्रीज़ इन मतलब एक्सेलरेशन होगा, डिक्रीज वाला नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। तो हमको पता है कि कोई भी बॉडी एक्सेलरेट होती है फोर्स की वजह से, फोर्स की वजह से वो वेलोसिटी चेंज करेगी। सपोज यू प्लेस द 1 किलोग्राम स्टैंडर्ड वेट, see the chapter on measurement, on a surface with no friction and pull it with an acceleration of 1 meter per second square. The force applied is called 1 Newton. मतलब यहाँ पे ऐसे सपोज कुछ एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर आप 1 किलोग्राम 1 kg वेट को एक सरफेस पे रखोगे जिसमें कुछ फ्रिक्शन ही नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, 1 kg का वेट रखा है, और फिर उसको एक एक्सेलरेशन से खींचोगे, पुल करोगे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है वो यूनिट होता है एक्सेलरेशन का। तो फिर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अगर आप उसको पुल करोगे 1 kg वाले ऑब्जेक्ट को, जिस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो फिर उस पर जो भी फोर्स अप्लाई होगा उसको हम लोग 1 न्यूटन फोर्स बोलेंगे। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि उसमें हमको पता लगता है कि एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में हुआ। क्या फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है? इधर क्वेश्चन पूछा है, इज फोर्स अ वेक्टर क्वांटिटी टू? हाँ, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। यस, इसका आंसर आएगा यस, क्योंकि हमको पता लगेगा कि कौन से डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया। Try this. Place a weight of 1 kilogram on a smooth wooden table. Spread some talcum powder evenly. Now pull the 1 kg weight with an acceleration of 1 meter per second square. मतलब स्मूथ वुडन टेबल है और टैल्कम पाउडर लगाया है, मतलब फ्रिक्शन कम है दोनों के बीच का। तो फिर एक 1 किलोग्राम वेट रखा है ऑब्जेक्ट टेबल पे, फिर उसको खींच रहे हैं 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। तो फिर इसको हम लोग बोलेंगे 1 न्यूटन फोर्स लगाया इसके लिए। फिर अगर इसको 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से खींचा हमने, तो फिर अभी हमने फोर्स लगाया है 2 न्यूटन का। अगर हमने 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से खींचा उस ऑब्जेक्ट को तो हमने 3 न्यूटन का फोर्स लगाया। न्यूटन एक वो है यूनिट है फोर्स को मेजर करने का। फोर्स इज मेजर्ड बाय द एक्सेलरेशन दैट इट प्रोड्यूस। फोर्स को हम लोग मेजर करते हैं कितना उसने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया, एक्सेलरेशन फोर्स ने कितना प्रोड्यूस किया। We have learnt about the relationship between the displacement of a body resulting from the force applied to it and the work done. मतलब हमने रिलेशनशिप देखा है डिस्प्लेसमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम द फोर्स, डिस्प्लेसमेंट फोर्स और जो वर्क हुआ हमने उसका रिलेशनशिप देखा है। और हमने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि वर्क और एनर्जी का रिलेशनशिप, कि द एबिलिटी टू डू वर्क, मतलब काम करने की जो एबिलिटी होती है उसको एनर्जी बोलते हैं। यहाँ पे बताया है कि हमने जो डिस्प्लेसमेंट हुआ कोई भी बॉडी का, मतलब वो कितना मूव हुई आगे फोर्स की वजह से, उसको बोलते हैं कि वर्क हो गया। मतलब अगर फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ तो हम लोग बोलेंगे वर्क इज डन। अब इसके आगे फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड वर्क हम लोग लेक्चर 3 में देखेंगे। थैंक यू।